आईसीएसई स्टूडेंट केमिस्ट्री में मिशन 4040 के तहत हम लोग को जितना ज्यादा हो सकता है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करते हैं विथ कंप्लीट सिलेबस कवरिंग, सो दैट कोई भी क्वेश्चन छुटा नहीं रह सके। पहला है, चूज द करेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग salts फ्रॉम द मेथड गिवन इन द लिस्ट। लीड क्लोराइड सब्सटीट्यूशन, तो ऐसा नहीं होता है। आयरन सल्फेट डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जी नहीं। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट न्यूट्रलाइजेशन, ऐसा होता है। आयरन क्लोराइड प्रेसिपिटेशन, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन है, द मिसिंग प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन विल बी। इस प्रोडक्ट में अमोनियम सल्फेट जो कि बाय टाइट्रेशन से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो मिसिंग प्रोडक्ट होने की संभावना है वो है NH4 2SO4। तो इसके लिए हम लोग A2 नंबर ऑप्शन को ही करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। FeCl3 इज स्टोर्ड इन एयर टाइट बॉटल बिकॉज ये कैसा सब्सटेंस है। तो आप देखते हैं कि सर्टेन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस को जब एटमॉस्फेयर में रूम टेम्परेचर में एक्सपोज कर दिया जाता है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से काफ़ी मॉइस्ट हो जाते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन जाते हैं और अल्टीमेटली डिजॉल्व हो जाते हैं ये इन द वाटर, एब्जॉर्ब वाटर फॉर्मिंग अ सैचुरेटेड सोल्यूबल। इसलिए हम लोगों को ये मान के चला जाता है कि इस तरह की प्रॉपर्टी डेलिंक्वेंस होती है। ऑप्शन नंबर 4 को ही करेक्ट बताएंगे। अब फोर्थ है क्वेश्चन, अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन कंटेन्स मॉलिक्यूल्स एंड आयन ऑफ सोल्यूट सो इट इज, ये वीक एसिड होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड विगरसली आयनाइज इन एक्वियस सॉल्यूशन होते हैं जबकि प्रोड्यूसिंग अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ऐसा तो मेंशन नहीं है, इसलिए ये वीक एसिड है और बेस वगैरह का तो और सॉल्ट वगैरह का तो कोई जिक्र ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटासिड हेल्प अ पर्सन इन न्यूट्रलाइजिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्टमक। तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपके पास प्रेजेंट हो जाए उस कंडीशन में क्या हो सकते हैं। तो कोल्ड मिल्क वैसे भी आप देखते होंगे कि ये अल्कलाइन होते हैं, फिर वाटर आपके पास सही है, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी सही है जो कि पर्सन को न्यूट्रलाइज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें प्रेजेंट हो, तो इसलिए ऑप्शन 4 सही है। इस तरह के क्वेश्चन कल रहेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है और इसलिए आपको मैं इस तरह से प्रैक्टिस करवा रहा हूं। 6, और लिक्विड विच इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये लिक्विड जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये कंप्लीटली कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, पोजीशन ऑफ डैश इज कंट्रोवर्शियल इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन मेरे बच्चे, हाइड्रोजन एम्बिगुअस उसका पोजीशन रहा है और इस कारण से इसको हमेशा लोग थोड़े से संशय की निगाह से भी देखते रहे। क्लोरीन हैज डैश इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दैन फ्लोरीन। अब क्लोरीन और फ्लोरीन की तुलना करेंगे तो क्लोरीन में ज्यादा एफिनिटी होती है क्योंकि जैसे ही हम मूव अप करते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है न्यूक्लियस चार्ज की तुलना में और यह कारण है कि नेट डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसीलिए आप देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन और फ्लोरीन में यह बेसिक डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयोनाइजेशन एनर्जी टेंड्स टू इंक्रीज अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज। इसका सीधा सा कारण है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से डिक्रीज इन न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियस चार्ज में डिक्रीज हो जाने से एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। फर्स्ट ऑप्शन 100% करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, एक एलिमेंट की बात किया जा रहा है एक्स जो पीरियड 3 एंड ग्रुप 2 में बिलोंग करता है, देन इट विल हैव, ये कहां पर हो सकता है आप भी बताइए जरा जल्दी सोच के। ये सेल 3 में होगा और 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। करेक्ट, आप करेक्ट हैं। अब वैलेंसी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है, तो वैलेंसी के बारे में अगर हम कहना चाहें कि कौन सी बात सही नहीं है, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो वैलेंसी
का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट होता है, वैलेंसी इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, जो कि डोनेट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो यह भी ट्रू है, लेकिन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रिमेन द सेम ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम द ग्रुप। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो मूव डाउन करते हैं, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन, इसलिए यहाँ पर इस पर भी हमें डाउट होता है, लेकिन मान के चलते हैं कि सारे ऑप्शन सही है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर मोस्ट सेल में इंक्रीज करता है बाय लेफ्ट फ्रॉम राइट, तो मूविंग डाउन अ ग्रुप, इसलिए 12 element X form a chloride with formula HCl which is solid with a high melting point. अब X would most likely in the same group of periodic table as, इसका क्या कारण बनता है? इसका कारण बनता है कि जो फार्मूला HCl है इंडिकेट करेगा वैलेंसी ऑफ X को, और X जो कि 2 है एंड X इज मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम होगा, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बाकी का हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, एक बहुत बड़ा रीजन है पीरियोडिक टेबल में। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द गिवन एलिमेंट PQRST विथ एटॉमिक नंबर 2, 3, 7, 10 एंड 30 रिस्पेक्टिवली बिलोंग टू द सेम पीरियड, एक ही पीरियड से होंगे। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं कि B का 2 और 1 हो सकता है, C का 2 और 5 हो जाएगा, डी का यहाँ पर 2 और 8 हो जाएगा। इस हिसाब से जितने भी सेम नंबर ऑफ सेल हैं और प्रेजेंट इन द सेम पीरियड और एक ही पीरियड में प्रेजेंट होंगे, इसलिए आपके पास ऑप्शन बी सी डी ही करेक्ट होगा। 14th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड के कारण बनेंगे। तो एसिडिक ऑक्साइड के कारण आपके पास होता है कि एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा, क्योंकि यही कहा गया कि एलिमेंट जो कि एटॉमिक नंबर 7 से होता है वो नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और फॉर्म करता है एसिडिक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, नॉन मेटेलिक एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू फॉर्म, किस चीज़ को फॉर्म करेगा? तो यहाँ पर है कि ये एनायन को फॉर्म करेगा, जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तो खुद मतलब कि नेगेटिव चार्ज हो जाता है, 287 है क्लोरीन, और यहाँ पर हो जाएगा 288 ऑक्टेट को पूरा करने के साथ, तो क्लोरीन Z17 इसका नंबर होता है, और अब वो नोबल गैस का एफिनिटी को प्राप्त कर लिया है। इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पॉसेस 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। मतलब डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड अक्सर ही ऐसा फॉर्मूला को बना देते हैं, क्योंकि आप H2O को देखते हैं तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला H और O के बॉन्ड में बनता है, और H और O के बॉन्ड में बनेगा तो A इस तरह से बना देंगे, और यहाँ पर 2 लोन फॉर्म भी बना सकते हैं H और H। तो इस तरह का जो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, इससे 2 बॉन्ड पेयर भी हो गया और 2 लोन पेयर भी हो गया। याद रखना है कि ऑप्शन 3 करेक्ट है, डाइहाइड्रोक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 17, द एटम विच प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं? जबकि एक एटम है जो आयन को शेयर कर रहा है या एटम शेयर कर रहा है, डोनेट इलेक्ट्रॉन कर रहा है पेयर, इसको क्या कहेंगे? तो इन दोनों ही केस को देखते हैं कि एटम विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डोनर तक कहेंगे। तो पहला तो डोनर हो जाएगा, और जबकि एटम और आयन शेयर करेंगे यहाँ पर, या तो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो एक्सेप्टर कहेंगे। तो डोनर और एक्सेप्टर दोनों ही होता है, तो ये सीक्वेंस में है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो गया। फिर 18th नंबर है, अब यहाँ पर कह रहा है कि M इज अ मेटल अबव हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, और रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहा है, एंड ऑक्साइड हैज अ फॉर्मूला M2O। अब ऑक्साइड के कारण डिजॉल्व अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जब आप इसको एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि एक ग्रुप 1 में होगा और
ए ग्रुप 1 के ए अंडर होगा, तो इसलिए यहाँ पर मान के चला जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और बोथ फॉर्मेशन करेगा। इसलिए भी यहाँ पर इसको आप बेझिझक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और कोई बॉन्ड बनाने की संभावना इसमें नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 2 and 5 है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ ए नाइट्रोजन एटम आर नॉट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है कि ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन, तो इसके पास कितने रह जाएंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे हर केस में, तो दोनों 3 बॉन्ड पेयर बनाएंगे और 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, एलिमेंट एक्स वाई और जेड एटॉमिक नंबर है 3, 9 and 12 रिस्पेक्टिवली। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन एंड एनॉयन है। तो वाई एंड जेड जो बिलोंग करते हैं फर्स्ट ए ग्रुप से एंड सेकेंड ए ग्रुप से, चूंकि ये मेटल है तो उस कंडीशन में इनका जो नॉन मेटल होगा और ग्रुप 17 हो जाएगा। सिंपल सी बात यही मान के चली जानी चाहिए। तो यहाँ पर ए जेड कैटायन हो जाएगा और एक्स एनायन हो जाएंगे। फिर 21 नंबर है, NaOH solution when added to the solution A gives a reddish brown precipitate। अब रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देने का मतलब हो गया कि ये फेरिक सॉल्यूशन हो गया, और फेरिक सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन में डाला जाता है तो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में FeOH3 कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सही है। द सॉल्ट सॉल्यूशन विच डज नॉट रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला कैल्शियम नाइट्रेट है, बाकी सब है जो कि अमोनिया से हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा ही करेगा। आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर आप इसको गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, यानी कि ऑल करेक्ट, सभी करेक्ट है। अब यहाँ पर देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि अ गैस विच टर्न्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन वो बना देता है, तो उस कंडीशन में आपको सल्फर डाइऑक्साइड ही आता है। गैस लॉ डिपिक्ट करता है डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसको कौन बताया था? तो इसको बताया था गे लेज़ेक ने, जो कि बताते हैं कि अ गिवन मास एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर आइडियल गैस होता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है जो साइड ऑफ द कंटेनर, दोनों साइड ऑफ द कंटेनर में, या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के कारण बनते हैं। तो ये गेजुक लॉ आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 26 है, व्हाट इज ट्रू अबाउट एवोगार्डो लॉ, एवोगार्डो नंबर और एवोगार्डो लॉ है। एवोगार्डो लॉ इट एक्सप्लेन गेल-लोज़ेक लॉ को, ये डिटरमाइन करता है एटोमिसिटी ऑफ गैस को, इट डिटरमाइन करता है मोलिकुलर फार्मूला गैस के। तो यहाँ पर यह डिटरमाइन करता है रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी को। तो यहाँ पर ये रिलेशन बिटवीन ग्राम मोलिकुल एंड मास और ग्राम मोलर वॉल्यूम के बीच में भी इसका काफ़ी कुछ रिलेशन होता है 26 का। तो ये सभी ऑप्शन इसके सही ही माने जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कल रहेंगे। अ गैस सिलेंडर कंटेन 12 × 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, एवोगार्डो नंबर इतना दे दिया गया है। तो इसको आप कैसे निकालेंगे कि मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सिलेंडर। तो मास को निकालने के लिए आपके पास जो भी नंबर दे दिया जाता है कि 32 ग्राम है, ऑक्सीजन अगर है यहाँ पर तो 16 उसका 16 होता है, तो 16 2 O2 यानी कि 32 हो गया। तो 32 ग्राम को आप 12 × 10⁻24 से को डिवाइड कर देंगे 6 × 10⁻23 से, तो ए इसको काट देता है, उड़ा देगा, और उसके बाद 6 2 12। तो जिस तरह से इसका कैलकुलेशन आप कर लेंगे तो पता चल जाएगा 640 ग्राम है। 28 द नंबर ऑफ मोल्स इन 11 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो फिर इसके लिए 11 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में तो नंबर ऑफ मोल इन 11 ग्राम नाइट्रोजन के लिए होता है, और मोलर मास इसका हो जाएगा 28, क्योंकि N2 होता है। तो उस कंडीशन में आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.39 आंसर आ जाएगा। सी
3 आंसर है। अब है वेपर डेंसिटी ऑफ इथेन। वेपर डेंसिटी ऑफ इथेन को निकालने के लिए आपको देखना होगा कि मोलिकुलर मास CH2 का क्या है और मोलिकुलर वेट क्या है। तो उस कंडीशन से 2 + 12 + 12 + 2 = 28 आपके पास निकल जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ CH2। अब वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है आपको, तब वेपर डेंसिटी निकलेगा। वेपर की डेंसिटी कितना है, तो यहाँ पर वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस है, इसके लिए 44 आपको होगा। तो 44/2 = 22 ग्राम हो जाएंगे। तो यहाँ पर 22 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो कुल मिला के हमको देखते हैं तो यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर 22 ग्राम होने चाहिए थे, तो 14 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 14 to 48 तो गए, 28 ही हम लोगों ने निकाला था, तो 28/2 = 14 हो जाएगा। तो ये 14 ग्राम्स हो जाएंगे। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, यहाँ पर है। हमने 28 निकाला था, 2 × 12 × 12 + 2 तो 14 था। यहाँ पर याद रखिएगा, हम सभी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है जो उसमें मैथ बनाते समय। अब बहुत दिनों से भी मेरा प्रैक्टिस छूट गया है केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो अब मैंने बहुत दिन के बाद ये देखा है, तो गलतियाँ थोड़ी सी रह जाती है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग would weight the least 2 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, ये हमको नहीं लगता है कि 2 ग्राम है। 1 मोल ऑफ सिल्वर, ये भी हमको नहीं लग रहा है। फिर यहाँ पर है कि 12.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस, 1 ATP प्रेशर, न लेकिन 6.23 ये तो हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन है। ये वुड वेट द लीस्ट, ये सबसे मिनिमम माना जा सकता है, क्योंकि 6.02 × 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन को ही माना गया है वेट द लीस्ट, सबसे कम कार्बन को यहाँ पर है। फिर 31 में है कि द इक्वेशन फॉर बर्निंग ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन को बर्निंग करने के लिए जो इक्वेशन है, इसमें इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्टेन है, तो इंपेरिकल फार्मूला C4H9 हो जाएगा यहाँ पर, और C4H9 हम लोग देख लेते हैं। ये इंपेरिकल फार्मूला, आप इंपेरिकल फार्मूला का जो फार्मूला है उसको याद रखेंगे। तो यहाँ पर है कंपाउंड X और Y है, जिसका इंपेरिकल फार्मूला X और Y2 है। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू द इंपेरिकल फार्मूला, आप दोनों को इक्वल दे दिया है। तो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे उस कंडीशन में दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, यानी X2 Y2 हो जाएंगे। या इन सब थोड़ा सा देखने होते हैं, क्योंकि 2 × वेपर डेंसिटी बाय इंपेरिकल फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा =2। तो इसको बैठा देंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को। फिर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कौन एक्ट नहीं करता है, तो ग्लूकोज कभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में एक्ट नहीं करता है। फिर 34 है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। 34, तो 34 में आप देखते हैं कि ये कॉपर का मेटल और कॉपर आयंस होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, बैटरी वगैरह में यूज होती है। डिपॉजिट कैथोड एनोड होते हैं, और बैटरी में जो कि हमारा ड्राई शेल होता है ना, टॉर्च वगैरह में लगाते हैं, उसमें यूज होता है, और ये एनोड कैथोड के रूप में आप काम करते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइट विच कम्प्लीटली डिजॉल्व इनटू आयन, तो ये आयन में डिजॉल्व होंगे, तो उस कंडीशन में एक या अल्कोहल बनाएंगे या फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की चीज़ है। तो बहुत हद तक हमको लगता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट विच कम्प्लीटली डिजॉल्व इनटू आयन, यही एक इसका करेक्ट ऑप्शन होता है, जो कम्प्लीटली डिजॉल्व कर डिसोसिएट कर लेता है या डिजॉल्व भी कर सकता है। तो यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन वगैरह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पर है, ये कहता है 37 नंबर में pH स्केल हमको दे दिया गया है। pH सॉल्यूशन इज अ नंबर बाय विच नेगेटिव पावर 10 हैज़ टू रीच इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, तो ये फार्मूला इसका है, और pH लॉग इस तरह से है, तो इट डिफाइन द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन है। अब इसी के आधार पर आपके पास 2 एसिड X और Y दे दिया गया, pH वैल्यू 1 to 6 रिस्पेक्टिवली है, तो उस कंडीशन में इसका
जो X होगा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, Y वीक एसिड यहाँ पर, क्योंकि जो आप देख रहे हैं ये पूरा साइड ये आपके पास इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर है और यहाँ पर इंक्रीजिंग एल्कलाइन नेचर है। तो यहाँ पर सीधा सीधी कहा जा रहा है कि नंबर 7 से लेस होगा, 6 4 3 1 होगा, इंडिकेट एसिडिक सॉल्यूशन। ये जो फार्मूला दे दिए जाते हैं। फिर बी हम लोग देखते हैं, तो डैश एडेड टू सॉइल सो एज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन के इफेक्ट को हम स्लाइकेंड लाइम यूज करते हैं, CSOH को यूज करते हैं एसिड रेन के इफेक्ट को कम करने के लिए। बेस कंपाउंड जो सोल्यूबल है वाटर में, वो क्या करता है कि आपके पास आयन बनाता है ओनली नेगेटिवली चार्ज, तो हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। फिर फेनोफिलेफाइट इंडिकेटर टर्न्स डैश कलर इन एसिड एंड डैश कलर इन बेस। तो यहाँ पर ये पहला तो है कि फेनोल्फेटिलीन है जो कि इसको कभी भी कलर कोई प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमको लगता है कलरलेस होगा। लेकिन यहाँ पर एक पिंक कलर की बात मुझे याद आती है, अब इसको लेकर मैंने ये ऑप्शन लगा दिया है, पर अब आप देख लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पर था जो कि गड़बड़ लगा, और वो वाला क्वेश्चन है कि मैं आपको दिखला दे रहा हूँ, थोड़ा सा हमसे नहीं बना, वो वैलेंसी वाला था ना, वो हमसे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ये वाला, तो इसको आप देख लेंगे।